Hello students, once again welcome to our YouTube channel Emoskyr and Sinha Tutorials. Guys, it's me Japi Sinha, VGT Physics at Eklavya Educational Complex. So guys, today I have taken the topic for the class 9 from Force and Motion chapter, and it is the third video from the Force and Motion chapter guys. If you haven't seen the earlier parts, you can view them on my channel going to the playlist, or you can also see it from the description box. I have given the links from the description box. So guys, start now. It is part 3 of force and laws of motion. Okay guys, so in the last class I have discussed you about that how to calculate the resultant force. Okay guys, हाउ टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स, इस पे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था आपको, एंड इसके पहला वाला जो वीडियो था, ये सेकंड पार्ट का वीडियो था, इसके पहला वाले वीडियो जो था स्टूडेंट्स, ओके, उसके बारे में मैंने आपको फोर्स के बारे में बताया था, फोर्स से रिलेटेड टर्म्स, फोर्स का डिफाइन हो गया, फोर्स के बारे में इसका यूनिट हो गया, इसका टाइप्स हो गया, एंड सो ऑन। इन सारे चीजों का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको वहां पे दिया है, ओके। एंड इससे रिलेटेड एक क्लास 8 का भी वीडियो है, तो आप चाहें तो क्लास 8 वाला वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ओके। तो आज जो हम लोग अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओके, वो स्टार्ट करेंगे फाइनली हम लोग लॉज ऑफ मोशन के बारे में, कि लॉज ऑफ मोशन क्या है, किन्होंने दिया, उन लॉज को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे उसका स्टडी कर सकते हैं, ओके गाइस। सो हम लोग लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। आई एम टेकिंग द टॉपिक हियर लॉज ऑफ मोशन. What I am taking? Laws of motion. Okay guys, so in the laws of motion we can define it as the rules or laws that are followed by a body when it moves or when a force exerted on it, are called laws of motion. Okay guys, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है इस सेंटेंस में, कि वैसे रूल्स या वैसे लॉज जो किसी बॉडी के मोशन होने के समय एक्ट हो, जो किसी बॉडी के मूवमेंट होने के समय एक्ट हो रहा हो, उन लॉज को हम लोग क्या करते हैं, लॉज ऑफ मोशन करते हैं। या फिर किसी बॉडी पे जब फोर्स अप्लाई हो रहा हो तब ऐसा कुछ लॉ एक्ट हो, देन आफ्टर वी आल्सो कॉल्ड इट लॉज ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल, जब आप यहाँ पे इसको पुश कर रहे हो, वॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट के पुश होने पे क्या होगा कि वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे मूव करेगा, उसमें समथिंग एक्सेलरेशन आएगा, उसकी कुछ मोमेंटम चेंज होगी। तो उन सारे जो टर्म एंड कंडीशंस उस पे हैपेंड हो रहा है, फोर्स अप्लाई होने के कारण जो कंडीशंस उस बॉडी पे हैपेंड हो रहा है, उन्हीं कंडीशंस को हम लोग यहाँ लॉज के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, रूल्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड देन आफ्टर वी सेड इट लॉज ऑफ मोशन। ओके गाइस, सो लॉज ऑफ मोशन टोटल हमारे पास 3 है, ओके। और ये 3 लॉज ऑफ मोशन किनके द्वारा दिए गए हैं, तो ये 3 लॉज ऑफ मोशन जो दिए गए हैं वो हमारे सर आइजैक न्यूटन जी के द्वारा दिए गए गाइस, ओके। तो सर आइजैक न्यूटन जी के बारे में मैं थोड़ा कुछ स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करता हूँ, यू कैन वॉच देम। सर आइजैक न्यूटन के बारे में यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंट मैंने किया है, इन्होंने कब क्या अचीवमेंट किया, कब इन्होंने कौन सी थ्योरी दी, इसका एक डिटेल्स है, ओके गाइस। सो इससे भी आपको थोड़ा कुछ जानकारी मिलेगा, है ना, अबाउट सम जनरल नॉलेज, ओके।
तो अब आगे हम लोग फिर मूव करते हैं और आगे हम इनके लॉज को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके स्टडी करना कि कौन कौन से लॉ इनके थे और उन लॉज को हम लोग क्या कहते हैं, उस लॉ का स्टेटमेंट क्या था, इसको स्टार्ट करते हैं। सो मैं अब इसको इरेज करता हूं गाइस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। So finally moving to the topic, that is first law of motion. Okay guys, first law of motion, it is the topic now I have taken, and what this first law say us, I will going to explain it. Okay guys, so the first law कैन बी ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग एक और नेम से कह सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको कहा जा सकता है गाइस। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हो। अब ये लॉ हमें क्या स्टेटमेंट देता है इसको देखते हैं। तो ये लॉ स्टेटमेंट हमें कुछ इस तरह से देता है, इसका स्टेटमेंट क्या होगा ये मैं लिख रहा हूं गाइस। ओके, ये स्टेटमेंट क्या है, a body will remain in rest or motion if it was earlier in rest or motion until an unbalanced force exerted on the body, until an unbalanced force exerted on the body. Okay guys, so this is the statement here from the first of motion कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट में ही रहेगा या मोशन में ही रहेगा, कब तक, जब तक उस पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एग्जर्ट ना हो। ओके गाइस, कभी कभी किसी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ रहता है until an external unbalanced force, until an external unbalanced force। तो एक्सटर्नल यहाँ पे होना जरूरी नहीं है गाइस, कभी कभी बॉडी के इंटरनली ही अंदर कोई फोर्स लगता है, इससे भी मूवमेंट होता है। मैं इसका एग्जांपल दूंगा आपको। ओके, चलिए पहले हम लोग देखते हैं इसमें कहा क्या जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर ये कोई बॉडी है और ये रेस्ट में है, अभी किस सिचुएशन में है, रेस्ट में है, तो ये कंटिन्यूअसली रेस्ट में ही रहेगा, ये अपने आप ऑटोमेटिकली कभी मूव नहीं करेगा। ओके, ये रेस्ट में ही रहेगा और तब तक रेस्ट में रहेगा गाइस, तब तक ये रेस्ट में रहेगा जब तक इस पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एग्जर्ट ना हो। अगर यहाँ से कोई फोर्स एक एग्जर्ट होता है और वो फोर्स बैलेंस्ड नहीं होना चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन मैंने आपको दिया है, व्हेन any force is greater than on the another body like this F1 and here it is acting F2, अगर F1 यहाँ पे ग्रेटर हो, है ना, F2 से, तब यहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स होगा और एक अनबैलेंस्ड फोर्स का कंडीशन आएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे आ जाएगा F1 माइनस F2, एंड यही रिजल्टेंट फोर्स आने के कारण यहाँ पर वाला जो केस होता है ये क्या कहलाता है, अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, तो मैंने एक बार फिर से रिव्यू भी आपको करा दिया कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। ओके, एंड इसके बारे में पहले भी मैंने बताया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियो, आप उसको देख सकते हो। तो बाबू जब यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स जब यहाँ पे एक्ट होता है तब ये बॉडी रेस्ट से किस कंडीशन में आ जाता है, मोशन में आ जाता है। ओके, सो यू कैन सी हियर ये बॉडी ये मूवमेंट में आ गया है, इसका मोशन हो रहा है। सेम उस कंडीशन में भी होता है जब ये बॉडी पहले से मूवमेंट में हो। लेट सपोज ये बॉडी पहले से ये मोशन में था, मूव करते हुए आ रहा है, तो जब तक इस पे हम लोग इस डायरेक्शन से कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेंगे तब तक ये रेस्ट में नहीं आएगा, ये मोशन के मोशन में ही रहेगा। मोशन से रेस्ट में कब आएगा, जब ये एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तब ये इस बॉडी को मोशन से किस कंडीशन में ला देगा गाइस, रेस्ट में ला देगा। ओके, तो आई होप सो कि आप इस चीज को अब समझ चुके होंगे। ओके, फिर हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि अभी हम लोग ने लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ को डिस्क्राइब किया कि अंटिल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी, जब तक कोई बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना हो तब तक वो बॉडी अगर रेस्ट में था तो रेस्ट में रहता है, एंड अगर मोशन में था तो मोशन में ही रहता है, वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करता है।
ओनली चेंज तभी करता है गाइस जब उस पे फोर्स एग्जर्ट होते हैं, ओके, और वो भी अनबैलेंस फोर्स, नॉट अ बैलेंस फोर्स, ठीक है। तो अब हम लोग इसी स्टेटमेंट को हम लोग आगे मूव करके देखते हैं एंड इसमें जो एक टर्म आया, वर्ड आया इनर्शिया, ये इनर्शिया वर्ड क्या है और इसके बारे में किन्होंने एक्सप्लेन किया, इसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके गाइस। सो वी आर टेकिंग द टॉपिक अबाउट द इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, अब हम लोग इसको देखते हैं। तो इनर्शिया एक ऐसी टेंडेंसी है, इनर्शिया गाइस क्या है, एक ऐसी टेंडेंसी है जो टेंडेंसी बॉडी को अपने स्टेट में रखने के लिए, है ना, क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, बॉडी को उसके लास्ट स्टेट में रखने के लिए उसको हेल्प करता है। दैट कंडीशन इज नोन एज इनर्शिया। तो वी कैन डिफाइन द इनर्शिया एज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी to maintain its earlier position या earlier condition is called inertia, ओके गाइस। इस चीज को ही हम लोग क्या कहेंगे, इनर्शिया कहेंगे। मतलब एक ऐसी टेंडेंसी होनी चाहिए बॉडी में जो उसके लास्ट कंडीशन में मेंटेन करके रखें, ओके। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अब आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो जो पढ़ रहे हो वीडियो, ओके, तो आप लोग की टेंडेंसी है थोड़ा कुछ बचा छुपा करके फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, अपने फ्रेंड से चैट करना, ओके। तो ये आपके अंदर टेंडेंसी रहेगी ही। आप इवन ये भी करोगे, कभी कभी मेरा वीडियो आप देख रहे हो, वीडियो देखते देखते भी अगर आपको फ्रेंड का मैसेज का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप पहले मेरा वीडियो छोड़ करके फ्रेंड का मैसेज का रिप्लाई करोगे। ऑफ कोर्स मैं भी यही करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ, मैं भी यही करता हूँ। फ्रेंड्स का जब आता है कोई मैसेज तो मैं भी कुछ रिप्लाई कर ही देता हूँ, ओके, उनको, एंड देन आफ्टर वीडियो पे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये जो हमारा कंडीशन हुआ, ये सिचुएशन हुआ कि हम पहले वीडियो देख रहे थे, अब एक रिप्लाई मैंने किया, लेकिन रिप्लाई करने के बाद फिर हम किस स्टेट में आए, वापस वीडियो देखने के ही स्टेट में आए, ओके। तो यही टेंडेंसी यहाँ बॉडी में भी होता है कि अगर कोई बॉडी यहाँ रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ये मोशन में नहीं जाना चाहेगा। कब तक नहीं जाना चाहेगा, जब तक इस पे कोई फोर्स ना लगे, ओके। तो उसी तरह वहां पर कब आप उस वीडियो को छोड़ करके जाने लगोगे, जब आपको कोई अर्जेंट काम आ जाएगा। तो अर्जेंट काम आना वहां पे एक फोर्स की तरह होता है, ओके गाइस। या फिर आप कुछ इस तरह से समझो, अनदर एग्जांपल भी मैं लेता हूं, ओके, अनदर एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो। जैसे सपोज करो कि आपका हैबिट है कुछ अभी के टाइम में, अभी लॉकडाउन का टाइम है, तो अभी के लॉकडाउन के टाइम में आपका एक हैबिट है लूडो खेलना, लूडो आप खेलते हो, ओके। तो जब तक आप पे एग्जाम का प्रेशर नहीं आएगा कि नहीं असेसमेंट होने वाला है, ऑनलाइन असेसमेंट होने वाला है, तब तक आप लूडो खेलने का प्रोसेस कंटिन्यू रखते हो कि हर रोज कम से कम 2 बार या 1 बार लूडो खेल ही लेंगे। बट जैसे ही आप सुनते हो अनाउंसमेंट कि अरे नहीं ऑनलाइन असेसमेंट होने वाला है, या फिर जब आपका फ्राइडे या ट्यूसडे को असेसमेंट होता है, तब आप उसके जस्ट एक दिन पहले मंडे या थर्सडे को क्या करते हो, उस दिन आप लूडो खेलना छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप पे एक एक्सटर्नल प्रेशर आया, एक फोर्स आया कि नहीं कल ऑनलाइन असेसमेंट है, मुझे उसमें अच्छा करना है। तो इस फोर्स की वजह से आपने अपना स्टेट चेंज कर दिया। आप जो हर रोज लूडो प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे, उसके जगह आज आपने पढ़ाई की है ना। तो ये जो फेनोमेना होता है, यही फेनोमेना हम लोग को इनर्शिया को शो करता है, ओके। हम लोग कभी भी अपने अर्लियर सिचुएशन में रहना चाहते हैं, जैसे हम पहले थे। जैसे अभी भी, अब मैं बड़ा तो हो गया हूं, लेकिन अभी भी मैं चाहता हूं कि मैं एक छोटा बच्चा बना रहता तो कितना अच्छा होता, ना तो पढ़ाना पड़ता ना और कुछ, आराम से बस खाना पीना मिलता, खूब मस्ती करने को मिलता है ना स्टूडेंट्स। तो ये जो इनर्शिया है, ये जो टेंडेंसी है, इसी टेंडेंसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। तो कोई बॉडी पे भी अगर ऐसा कोई टेंडेंसी आ जाए कि ये अपने अर्लियर कंडीशन में जाना चाहे या अर्लियर कंडीशन को मेंटेन करना चाहे, देन दिस विल बी कॉल्ड द इनर्शिया। इसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। एंड इनर्शिया को इंट्रोड्यूस करने वाले जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वो साइंटिस्ट कौन थे? तो वो साइंटिस्ट थे हमारे गैलीलियो गैलीली। कौन थे? गैलीलियो गैलीली, ओके गाइस, ये उनका साइंटिस्ट का नेम है, ओके। एंड गैलीलियो गैलीली के बारे में भी मैं कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आप उनके बारे में भी कुछ जान सको। गैलीलियो गैलीली बाबू हम लोग के लिए टेलीस्कोप बनाने वाले भी पर्सन थे। उन्होंने ही सबसे पहले हम लोगों के माइंड से ये भ्रम दूर किया था कि जो अर्थ है, अर्थ स्पिन हो रहा है सन के चारों तरफ, ना कि सन स्पिन हो रहा है अर्थ के चारों तरफ।
तो ये काफी अच्छे साइंटिस्ट थे, ओके, इनको काफी ज्यादा उस समय का नॉलेज था इन चीजों के बारे में, ओके, और फर्दर ये एक एस्ट्रोनॉट जैसा भी थिंकिंग रखते थे, ओके। तो इतना डाटा मैंने आपके सामने शेयर किया, ओके गाइस। अब आगे मूव करते हैं। तो ये गैलीलियो ने इस इनर्शिया को बतलाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे, ओके। तो इनके एक्सपेरिमेंट्स क्या थे? तो इनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी देखिए मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन पे, ओके। इन्होंने ऐसा कुछ स्लोपी, एक सर्टेन स्लोपी टाइप का एक ये लिया था, एक सतह लिया था, एक सरफेस लिया था, एंड इस सरफेस पे इन्होंने एक बॉल को वहां से फिसला के देखा, ओके। तो यू कैन सी कि यहाँ पे ये क्या हैपेंड हो रहा था, ओके। जब ये बॉल को इस तरह से ले रहे थे तो क्या हैपेंड हो रहा था, यू कैन वॉच इट, ओके। यहाँ पे मैंने एक एनिमेशन जैसा वीडियो आपके लिए लगा दिया है, आप देख सकते हो कि इन्होंने क्या प्रैक्टिकल किया था, ओके। तो इस प्रैक्टिकल से ही इनको ओवरऑल बाद में ये थ्योरी का पता चलता है कि बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी होती है, जो टेंडेंसी होती है इसके अर्लियर कंडीशन को मेंटेन करने की, एंड इसी टेंडेंसी को हम लोग क्या करते हैं, इनर्शिया कहते हैं, ओके गाइस। सो आई होप सो नाउ इट इज क्लियर टू यू। इनर्शिया आप अब समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि इनर्शिया के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ओके। क्या है नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स, इनर्शिया के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो इफ वी क्लासिफाइंग द इनर्शिया, इनर्शिया को अगर हम क्लासिफाई करते हैं, ओके, तो इनर्शिया को क्लासिफाई करने के बाद हम लोग को मेनली यहाँ इनर्शिया के लिए कुछ ये टाइप्स मिलते हैं। जैसे इसका सबसे पहला टाइप है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, किसी बॉडी का रेस्ट में होने का इनर्शिया, पहला। सेकेंड है गाइस इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, किसी बॉडी के मोशन में होने का इनर्शिया, ओके। एंड तीसरा होता है गाइस इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, किसी बॉडी का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन मेंटेन करने का इनर्शिया, ओके। पार्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब क्या? अब जैसे आप किसी बॉल को एक सर्टेन डायरेक्शन में मारे हो या एक सर्टेन डायरेक्शन में फेंके हो, तो ये उसी डायरेक्शन में तब तक जाता रहेगा जब तक कोई ऑब्स्टेकल इसको आकर के रिफ्लेक्ट ना कर दे या कोई रेसिस्टेंस उसको रिफ्लेक्ट ना कर दे, तो वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। तो ये इनर्शिया जो है इन फॉलोइंग टर्म्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। इन द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बॉडी वांट टू मेंटेन द रेस्ट पोजीशन, वांट टू मेंटेन द रेस्ट पोजीशन, है ना गाइस। ये क्या मेंटेन रखना चाहता है, रेस्ट का पोजीशन मेंटेन रखना चाहता है, ओके। एंड इफ वी से अबाउट द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो इसमें बॉडी क्या करना चाहता है, बॉडी वांट टू मेंटेन द मोशन पोजीशन, ओके, मोशन के पोजीशन को मेंटेन करना चाहता है। एंड डायरेक्शन में क्या करता है, तो डायरेक्शन में बॉडी वांट टू मेंटेन अ फिक्स डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन को मेंटेन करके रखना चाहता है। सो दिस इज अबाउट द इनर्शिया, ये इनर्शिया के बारे में। अब इनर्शिया के बारे में मैं एक बात और भी बता दूं आपको गाइस कि इनर्शिया कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ओके। फैक्टर्स ऑन विच इनर्शिया डिपेंड, फैक्टर्स ऑन विच इनर्शिया डिपेंड्स, इनर्शिया डिपेंड्स, इनर्शिया कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ओके। तो इनर्शिया जो है वहां पे जब भी हम इनर्शिया के फैक्टर्स को देखें, तो इनर्शिया का फैक्टर्स होता है उसका मास। क्या फैक्टर होता है गाइस, उसका मास। तो इनर्शिया जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो फैक्टर है मास, ओके। तो जैसे जैसे किसी बॉडी का मास जो हो इंक्रीज होगा, वैसे वैसे उसमें इनर्शिया भी ज्यादा होगी। जैसे इसके लिए आप एक एग्जांपल सपोज कर सकते हो गाइस। सपोज करो कि एक लो वेट पर्सन है और एक हैवी वेट पर्सन है। लो वेट पर्सन लाइक मी, हैवी वेट पर्सन लाइक एनीवन एल्स, लाइक कोई मोटा सा आदमी, ओके। अब मुझे एक जगह बैठने कहा जाए और उस पर्सन मोटे आदमी को एक जगह बैठने कहा जाए, तो और उसके जस्ट बाद कहा जाए कि नहीं अब आप उठिए, ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, तो आई होप सो कि जो पतला पर्सन है या फिर जो कम मास वाला पर्सन है वो इमीडिएटली उठ करके तुरंत दूसरा या तीसरा काम जो भी करना है करने लगेगा। बट उस मोटे पर्सन को उठा करके कहा जाए तो वो पहले उठने में देर लगा, अरे उठना पड़ेगा, रुको रुको, लाइक दैट, ओके। तो वो वैसा जो टेंडेंसी आता है वो ड्यू टू मास आता है। आप ये और भी एक्सप्लेनेशन लेकर के देखो ना, आप एक स्मॉल स्टोन लो और एक लार्ज स्टोन लो। अब आप ये रेस्ट में है, ये भी बॉडी रेस्ट में है, तो इसको मोशन में लाना
इजी होगा, इस पे थोड़ा ही फोर्स लगाएंगे तो मोशन में आ जाएगा, लेकिन क्या इस पे थोड़ा सा फोर्स लगा करके ये मोशन में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे बॉडी का मास जितना ज्यादा होता है उसकी इनर्शिया उतनी ही ज्यादा होती है, आइदर रेस्ट का हो या मोशन का, डजंट मैटर। अब मोशन में ही सपोज कर लो ना, अब ये बॉडी सपोज करो मोशन में है, तो मोशन में एक छोटा सा बॉल है मोशन में है, तो उसको रोकना आसान होता है, उसको आप तुरंत रोक सकते हो। बट सपोज करो कि एक स्लोपी जैसा हम लोग का हिल था, माउंटेन था, ओके, एंड उसमें से एक कोई बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा जो है टूट गया है एंड टूट करके अब लुढ़कते हुए आ रहा है, तो क्या उसको रोकना आसान होगा? वो लुढ़कते लुढ़कते वह काफी दूर तक मूवमेंट करके जाएगा और मे भी एक दो जो गांव हो उस माउंटेन या उस हिल के अगल बगल में उसको बर्बाद कर दे, तब जाकर के वो रुकेगा, अदरवाइज नहीं रुकेगा। तो दिस इज द fact about the factors on which inertia depend. Inertia depends on the mass and mass is directly proportional to inertia. Inertia के लिए जो mass होता है वो directly proportional होता है। Okay guys, तो inertia के बारे में मैंने ये इतना सारा टॉपिक्स आपको बताया, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही रिलेटेड है। एंड लास्टली, अब वीडियो एंड में करने जा रहा हूं, तो लास्टली मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि इसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग एक सिंपल छोटे स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं। इसका स्टेटमेंट तो इतना बड़ा था कि अ बॉडी वांट टू मेंटेन रेस्ट और मोशन, है ना, इफ इट हैज द अर्लियर पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन अंटिल द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो इतना लंबा है कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, कब तक? जब तक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे एंड सो ऑन। ओके, तो इसको अगर हमको छोटे फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? व्हाट वी कैन रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये हमें देखना है। ओके गाइस, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब मैं इसको लिखूंगा तो आप देखिएगा कि ये ओनली 4 वर्ड में रिप्रेजेंट होकर के ये सारा लॉ सिमट गया, ओनली 4 वर्ड्स में। ओके, तो इसको हम लोग 4 वर्ड्स में सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? देखिए, इसको लिख सकते हैं गाइस हम लोग, नो फोर्स नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन। बस हो गया ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो कितना छोटा हो गया। ओके, तो इतने छोटे फॉर्म में हम फर्स्ट लॉ को रिप्रेजेंट कर दिए। अब ये कैसे रिप्रेजेंट हुआ, ये कैसे हम लोग को उसी लॉ को एक्सप्लेन करता है, इसको समझते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, नो फोर्स मतलब जब तक फोर्स ना लगे, until unbalanced force act on body, unbalanced force acts on body. okay, no acceleration। तो no acceleration का मतलब क्या? no acceleration का मतलब body will not move और body will not become in rest। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है, एक्सेलरेशन एक्चुअली करता क्या है बच्चों? तो एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव वाला हो तो ये बॉडी को रेस्ट से मोशन में ले जाता है। ओके, एंड अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव वाला हो तो ये बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाता है ना। तो एक्सेलरेशन अगर होगा तो या तो बॉडी को रेस्ट से मोशन में ले जाएगा, मतलब या तो बॉडी को मूव कराएगा। तो नो एक्सेलरेशन है मतलब बॉडी विल नॉट मूव, एंड नो एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो तो बॉडी विल नॉट बिकम इन रेस्ट, बॉडी रेस्ट में भी नहीं आएगा। तो ये कब होगा? जब तक उस बॉडी पे फोर्स ना लगे। तो देखो ओवरऑल स्टेटमेंट वही हो गया ना कि बॉडी जो है रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ओके, सो इट कैन बी स्टेटेड एज नो फोर्स नो एक्सेलरेशन। बट बच्चों ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया है 4 वर्ड का स्टेटमेंट है। ओके, तो ये आप हर जगह यूज मत करना। अभी आपका जो क्लास 9th का एग्जाम होगा तो आप उसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिखना, बट इसको आप याद रख सकते हो इस टेंडेंसी के लिए ताकि ये आपको इजी हो समझने में। ओके, इसके लिए आप इसको याद रख सकते हो। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।